नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजपथ और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ और सबसे पहले अमृतपाल को लेकर एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। एक और एफआईआर शाहकोट थाने में दर्ज हुई है। नंगल अंबिया गुरुद्वारे के ग्रंथी की शिकायत पर यह एफआईआर, और इसी गुरुद्वारे में अमृतपाल ने हुलिया बदला था। तो ये बड़ी जानकारी, वो अमृतपाल जो लगातार भेष बटाकर घूमता फिर रहा है, पुलिस से बचता फिर रहा है, उसके खिलाफ एक और एफआईआर शाहकोट थाने में दर्ज हुई है। नंगल अंबिया गुरुद्वारे के ग्रंथी की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई और यही वो गुरुद्वारा साहब है जहां अमृतपाल ने अपना हुलिया बदला था। तो एक के बाद एक ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं भगौड़े अमृतपाल की। कभी वो गाड़ी में भागता हुआ नजर आता है, कभी बाइक पर फरार होता नजर आता है, और अब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। और चलिए अब बात यूपी सरकार की कर लेते हैं। यूपी में एक तरफ तो योगी सरकार दुर्गा सप्तशती और अखंड रामायण पाठ करा रही है, तो वहीं सपा सांसद एसटी हसन का कहना है कि रमजान के पहले दिन छुट्टी रखी जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसे आयोजन मुस्लिमों के लिए भी हो ताकि उनको लगे कि सरकार उनकी भी है। और इसी के साथ एसटी हसन ने इस बोल पर अब बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। बीजेपी का कहना यह है कि क्या सपा को नवरात्रि से कोई परेशानी होने लगी है। देखिए रिपोर्ट। यूपी के मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने मांग की है कि अगर 9 वर्ष प्रतिपदा के लिए छुट्टी हो सकती है तो रमजान के लिए भी छुट्टी होनी चाहिए, जिससे मुसलमान को भी लगे कि सरकार उनकी भी है और मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं। सपा सांसद ने ये मांग लोकसभा में रखी है। आपके माध्यम से भी हम मुबारकबाद देते हैं अपने हिंदू भाइयों को आज के दिन के लिए। हम इबादत करें, हमारा तो ये पहला फर्ज है। लेकिन इबादत इबादत के लिए हो, पूजा पूजा के लिए हो, आराधना के लिए हो, न कि उसमें सियासत, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, पोलराइजेशन के लिए नहीं होना चाहिए। 75 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, और अगर हुआ भी है तो फिर कल से रमजान है उसका भी होना चाहिए, तो सिख भाइयों के पर्व का भी होना चाहिए, क्रिश्चियंस का भी होना चाहिए। वही एसटी हसन के बोल पर पलटवार भी हुआ। इन अकल के दुश्मनों को ये भी नहीं पता कि आज जो है वो हिंदुस्तान का 9 वर्ष है। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग नामों से आज 9 वर्ष के लोग जो है वो अपना सेलिब्रेशन करते हैं। अब इनके दुनिया के तमाम देश ऐसे हैं। चाइना में देखिए, उनका 9 वर्ष अलग है, जर्मनी का अपना 9 वर्ष है। भारत की पुरातन संस्कृति का अपमान किया जा रहा है। ये भारत के 9 वर्ष हैं और पूरा देश अलग अलग तरीके से उसे मनाता है। ऐसा बयान करोड़ों भारतीयों के ऊपर नमक छिड़कने जैसा। एसटी हसन ने कहा कि सिर्फ एक धर्म को खुश करने की नीयत से ये फैसला किया गया है। ऐसा करना ठीक नहीं है। ये सरकार सिर्फ धार्मिक भावनाओं पर सियासत कर वोट के लिए ये सब कर रही। यूपी में नवरात्रि पर पाठ और रामायण पर कहा कि रमजान के लिए भी कुछ हो, सिर्फ एक धर्म के लिए ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और यहाँ रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां सऊदी में रमजान का चांद दिखा है। सऊदी अरब में कल से रमजान शुरू और सऊदी में दिखा है रमजान का चांद। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब सऊदी में रमजान का चांद दिखा है, रमजान की शुरुआत हो चुकी है और अब हिंदुस्तान में भी इसी तरह 1 महीने तक ये व्रत रखे जाएंगे, रोजे रखे जाएंगे। सऊदी अरब में कल से रमजान शुरू और दिख चुका है रमजान का चांद। उधर राज ठाकरे का कहना है कि जब सऊदी अरब में लाउडस्पीकर उतारे जा सकते हैं तो भारत में मस्जिदों से लाउडस्पीकर क्यों नहीं उतारे जा सकते। पूरा विवाद क्या है, इस पर जानकारी इस रिपोर्ट के जरिए आपको देते हैं।
लाउड स्पीकर की आवाज से नाराज। मस्जिद से हटाओ लाउड स्पीकर, बोले राज। अब लाउड स्पीकर को लेकर सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। राज ठाकरे ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर सऊदी अरब में लाउड स्पीकर बंद हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं बंद हो सकता। राज ठाकरे ने कहा कि जब हमारे देश में ही इतना टैलेंट है तो पाकिस्तानी कलाकारों को क्यों आने दे। ये पहला मौका नहीं है जब राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर को लेकर मांग उठाई हो। इससे पहले भी वो इस पर ऐतराज जता चुके हैं। इससे पहले राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर को लेकर अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर मस्जिद के ऊपर से लाउड स्पीकर नहीं हटे तो बाहर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अब एक बार फिर से इस मुद्दे पर सियासत गर्म होने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि राज ठाकरे पहले भी इस मुद्दे पर अपने तेवर दिखा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। भड़काऊ, धर्म विरोधी, भारत विरोधी भाषण देने के आरोपी जाकिर नायक के मामले में अब भारत को कामयाबी मिल सकती है। जी हां, 23 मार्च को जाकिर नायक ओमान में होगा और यहां वो एक तकरीर के कार्यक्रम में शिरकत करेगा। अब भारतीय एजेंसियां लगातार ओमान के अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं ताकि जाकिर नायक को हिरासत में लिया जा सके। माना जा रहा है कि उसे गिरफ्तार करके भारत भी लाया जा सकता है। देखिए रिपोर्ट। जाकिर नायक को हिरासत में लेने की तैयारी। भारत में जाकिर नायक के खिलाफ कई केस दर्ज। 2017 में सरकार ने घोषित किया था भगोड़ा। IRF का संस्थापक है जाकिर नायक। फिलहाल मलेशिया में रहता है नायक। भगोड़े इस्लामिक उपदेशक जाकिर नायक के मामले में भारत में बड़ी सफलता मिल सकती है। खबर है कि उसे अरेस्ट कर भारत लाया जा सकता है। उसे ओमान से डिपोर्ट किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक भारतीय एजेंसियां लगातार ओमान के अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं, ताकि जाकिर नायक को हिरासत में लिया जा सके। नायक 23 मार्च को ओमान में रहेगा। वो यहाँ तकरीर करने आ रहा है। जाकिर की दूसरी तकरीर 25 मार्च की शाम को सुल्तान कबूस विश्वविद्यालय में होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास वहां स्थानीय कानून के तहत उसे हिरासत में लेने और फिर भारत लाने के लिए एजेंसियों के संपर्क में है। 23 मार्च को ओमान पहुंचेगा जाकिर नायक। ओमान में जाकिर को हिरासत में लिया जा सकता है। ओमान में भारत निर्वासित होगा जाकिर नायक। ओमान भारतीय अधिकारियों की बातचीत हुई। ओमान भेजी जा सकती है भारत की लीगल टीम। भगोड़े इस्लामी उपदेशक जाकिर नायक के खिलाफ भारत में सांप्रदायिक विशेष भड़काने, टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और हेट स्पीच के केस दर्ज हैं। 2017 में उसे भारत सरकार ने भगोड़ा घोषित कर दिया था और तब से वह मलेशिया में रह रहा है। वो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी कि IRF पीस टीवी नेटवर्क का संस्थापक है। साल 2016 में भारत में IRF को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। उधर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद सुकेश रंजन ने जेल डायरेक्टर को अब पत्र लिखा है। सुकेश ने पत्र में लिखा है कि वो कैदियों के कल्याण के लिए 5 करोड़ 11 लाख रुपए का ड्राफ्ट देना चाहता है। सुकेश का कहना है कि ये पैसा क्राइम की कमाई का नहीं है, बल्कि उसकी लीगल कमाई का ये पैसा है और अगर परमिशन मिले तो वो कैदियों के कल्याण के लिए ये रकम देना चाहता है। देखिए रिपोर्ट। 200 करोड़ की ठगी के केस में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने बुधवार को जेल के डायरेक्टर जनरल को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उसने कैदियों और उनके परिवार के कल्याण के लिए 5.11 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट देने की परमिशन मांगी है। सुकेश जिन कैदियों के भलाई के लिए पैसा देना चाहता है, उनमें वो कैदी भी शामिल हैं जो अपनी जमानत बॉन्ड का भुगतान नहीं कर पाने के कारण कई साल से जेल में बंद हैं। मैं अपनों से दूर हूं। एक इंसान के तौर पर मैं अनुरोध करता हूं कि कैदियों के कल्याण के लिए 5.11 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार करें। मुझे बहुत खुशी होगी अगर 25 मार्च को इसे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उस दिन मेरा जन्मदिन है और ये मेरे लिए सबसे अच्छा तोहफा होगा। गरीबी रेखा के नीचे के विचाराधीन कैदियों पर किसी ने गौर नहीं किया, न ही उनके लिए ऐसी कोई पहल हुई है। जेल में रहते हुए मैंने कई परिवारों को बिखरते देखा है, क्योंकि उनके अपने कई साल से कैद हैं। इसलिए मैं ये छोटी सी पहल करना चाहता हूँ और अपनी निजी कमाई से एक छोटा सा हिस्सा दान करना चाहता हूँ। ये पैसा मेरी लीगल इनकम का है,
ये पैसा मैंने क्राइम से नहीं कमाया है। अगर मेरा योगदान आपका ऑफिस एक्सेप्ट करता है तो मेरी कानूनी टीम सोर्स प्रूफ के साथ ITR और बाकी जरूरी लीगल कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर बेंगलुरु का रहने वाला है। 2007 में उसने खुद को बड़ा सरकारी अधिकारी बताते हुए बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम कराने के बदले 100 से ज्यादा लोगों को ठगा था। इस मामले में सुकेश की गिरफ्तारी भी हुई थी। फिलहाल वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मंडोली जेल में बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। हिंदू और मुस्लिमों को बांटने की कोशिशें सियासी लोग चाहे जितनी भी कर लें, लेकिन इश्क मजहब की सरहदों को कब मानता है। बिहार के छपरा में एक ऐसी ही अनोखी शादी हुई, जहां कैलाश आश्रम में हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की ने हिंदू रीति रिवाजों से शादी की। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को खुशहाल जीवन का आशीर्वाद भी दिया। इस शादी को लेकर गांव में पंचायत तक बैठी थी। दोनों के परिजन तैयार हुए, दोनों की शादी करा दी गई। तो छपरा में ये शादी हुई, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और दोनों परिवार भरपूर खुशियां यहां पर मनाते हुए और दोनों को आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के छपरा से ये तस्वीर, मजहबी एकता की ये तस्वीर। और 2024 को लेकर विपक्षी एकजुटता की तैयारियों के बीच, इन चर्चाओं के बीच अब ममता बनर्जी कांग्रेस और बीजेपी से दूरी बनाते हुए तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी में है। ममता ओडिशा के दौरे पर हैं, जहां वो सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात करेंगी और जल्द ही कुमारस्वामी से भी मिलेंगी। इससे पहले वो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुकी हैं। ऐसे में ममता की इस मुलाकात को 2024 के हिसाब से काफी अहम माना जा रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ममता बनर्जी खुद को 2024 में प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने की जुगत में है। उनकी कोशिश है कि मोदी विरोधी दल कांग्रेस विहीन एक मोर्चा बनाकर उन्हें पीएम पद का प्रत्याशी प्रोजेक्ट कर दें। हाल ही में ममता और अखिलेश की मुलाकात हुई थी। अब अपने इसी मिशन को लेकर वो ओडिशा के दौरे पर हैं। इसके साथ ही वो बहुत जल्द पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के बेटे HD कुमारस्वामी से मुलाकात करेंगे। तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों से दूरी बनाए रखने का फैसला लिया है। 2014 में बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जीती 34 सीटें। 2019 में बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जीती 22 सीटें। बीते 10 दिनों को अगर देखेंगे तो तीसरा मोर्चा बनाने की ममता बनर्जी की कोशिशें लगातार तेज होती जा रही हैं। ममता चुनाव से पहले कांग्रेस से दूरी रखेंगी, लेकिन अगर चुनाव के बाद स्थिति बनती है तो कांग्रेस के साथ समझौता कर सकती हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि ममता ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर कर रही हैं, क्योंकि उन्हें ईडी और सीबीआई का डर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। मोदी ने कहा कि 5G के शुरू होने के 6 महीने में ही हम 6G टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। ये भारत के विश्वास को दिखाता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के नए क्षेत्रीय कार्यालय और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत G20 बैठक की अध्यक्षता कर रहा है और क्षेत्रीय दूरियों को कम करना ही हमारी प्राथमिकता है। तकनीकी दूरियों को कम करने में वैश्विक दक्षिण की अहम भूमिका है। ITU का एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर इससे काफी अहम साबित होगा। फ्रेंड, आज जब भारत G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है तो उसकी प्राथमिकताओं में रीजनल डिवाइड को कम करना भी है। कुछ सप्ताह पहले ही भारत ने ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया है। ग्लोबल साउथ की यूनिक जरूरतों को देखते हुए टेक्नोलॉजी, डिजाइन और स्टैंडर्ड्स की भूमिका बहुत अहम है। पीएम मोदी ने कहा कि टेलीकॉम तकनीक सिर्फ ताकत दिखाने का तरीका नहीं है,
बल्कि ये तो लोगों को सशक्त बनाने का भी मिशन है। भारत में 125 शहरों में 5G कनेक्शन शुरू हो चुका है। भारत में 100 5G लैब देश भर में बनाए जाएंगे। इसके साथ ही पूरे भारत में 100 5G लैब भी बनाए जाएंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत में हर महीने 800 करोड़ रुपए के यूपीआई आधारित भुगतान होते हैं। हर दिन 7 करोड़ ई-ऑथेंटिकेशन होते हैं। आज भारत में हर महीने 800 करोड़ से अधिक यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट्स होते हैं। आज भारत में हर दिन 7 करोड़ ई-ऑथेंटिफिकेशन होते हैं। साथियों, भारत के लिए टेलीकॉम टेक्नोलॉजी मोड ऑफ पावर नहीं है। भारत में टेक्नोलॉजी सिर्फ मोड ऑफ पावर नहीं है, बल्कि मिशन टू एम्पावर है। पीएम मोदी ने कहा कि 28 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए नागरिकों के बैंक खातों में भेजे गए हैं। 5G के शुरू होने के 6 महीने में ही हम 6G टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात कर रहे हैं। ये भारत के विश्वास को और ज्यादा दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। इन दिनों बाबाओं की खूब चर्चा हो रही है। पंडोखर सरकार, रावतपुरा सरकार, बागेश्वर सरकार के बाद अब एक नए बाबा सामने आ गए हैं, जो कानपुर के करौली सरकार है। ये ईश्वरीय चिकित्सा से किडनी की परेशानी हो, कैंसर की बीमारी हो, लाइलाज रोग हो, उनको मिटाने का दावा करते हैं। करौली में 14 एकड़ में बाबा का दिव्य आश्रम है, जहां हजारों लोग रोजाना आते हैं। पूजा से लेकर हवन तक यहां सबका रेट फिक्स है। और अब करौली सरकार पर नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ ने एफआईआर दर्ज कराई है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सबकी हाइट बढ़ रही है ना बाबा जी, मेरी भी। बाबा जी इतनी। अच्छा ठीक, आंखें बंद। ओम। इनकी 2.5 से 3 इंच लंबाई बढ़ाने की स्मृति डाल दी जाए, इच्छा विचार साफ कर दीजिए। ओम। तो सुना आपने, अब लंबी दाढ़ी बढ़ाने के लिए कोई दवा खाने की, कोई सिरप पीने की, ऊंची कूद या लंबी कूद करने की या फिर साइकिल चलाने की कोई जरूरत नहीं। आमतौर पर यही कहा जाता है कि ये सब करो तो लंबाई बढ़ेगी, लेकिन अब एक बाबा ऐसे आ गए हैं जो सिर्फ उंगलियों के इशारों से कुछ बोलकर और शिव बैलेंस से लंबाई बढ़ा देते हैं। इनकी 2.5 से 3 इंच लंबाई बढ़ाने की स्मृति डाल दी जाए, इच्छा विचार साफ कर दीजिए। ओम। कह रही तो बढ़ानी पड़ेगी। ओम। बढ़ा दीजिए 2.5 से 3 इंच लंबाई। ओम। शिव। सक्रिय कर दी जाए, स्मृति आगे रखी जाए, पीछे भी रहे तब भी स्मृति सक्रिय रहेगी। लंबाई बढ़ा दीजिए, बैलेंस 3 बार बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए। अब आप मूवमेंट करेंगे तो आपको लगेगा कि आप लंबे हो गए हैं, और वही स्मृति आपको लंबा करेगी। कैंसर ठीक कर देते हैं, वो किडनी को फिट एंड फाइन बना देते हैं। हम आपको इन बाबा के दिव्य लोक में लेकर चलेंगे, बताएंगे कि आखिर ये नए नए बाबा हैं कौन। पहले आप इनके कुछ और चमत्कार देख लीजिए। पागल है। तो देखा आपने, कलयुग में इस धरती पर ये किसी चमत्कार से कम थोड़ा ही है। बाबा का दिव्य लोक यूपी के कानपुर में है। पहले आपको बता देते हैं कि ये बाबा अचानक से सुर्खियों में कैसे आ गए। दरअसल हुआ यूं कि नोएडा के रहने वाले डॉक्टर सिद्धार्थ करौली सरकार के आश्रम में आए थे। उन्होंने बाबा से कहा कि चमत्कार दिखाओ। अब बाबा को ये चैलेंज लगा तो बाबा भड़क गए। उसके बाद सिद्धार्थ को घसीट कर ले जाया गया। सिद्धार्थ का आरोप है कि उनकी पिटाई भी की गई है। तो चलिए अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि आखिर बाबा और सिद्धार्थ के बीच में क्या बातचीत हुई।
चल पकड़े चल आप हो गया पागल ना इधर पागल। बस इसी के बाद सिद्धार्थ की पिटाई की गई, जिसमें बाबा के खिलाफ कानपुर के बिधनू थाने में एफआईआर दर्ज हुई। इस पागल को निकालो, चल बाहर पागल, तलब पागल नहीं। अब आपको सबसे पहले बाबा के बारे में बता देते हैं कि आखिर कौन है ये करौली वाले बाबा। करौली सरकार के नाम से मशहूर असली नाम है संतोष सिंह भदौरिया। उन्नाव के 12 सगवर गांव के रहने वाले हैं। किसानों के नेता बनकर किसान यूनियन से जुड़े। सन 1986 में शिवसेना के उत्तर प्रदेश प्रमुख बने। कानपुर के तत्कालीन सांसद श्री प्रकाश से नजदीकी बढ़ी। केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश ने कोयला निगम का चेयरमैन बनवा दिया। विवादों के बाद हटा दिए गए। कानपुर में आयुर्वेद आचार्य बने, लोगों का इलाज शुरू किया। और चलिए इसी के